अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। बेटे आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के सेकेंड आर्टिकल का एक पार्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। बेटे इससे लास्ट टाइम हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उसका प्रूफ और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी एग्जांपल्स थी उनको सॉल्व किया था। बेटे आज हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये थर्ड वन भी है और लास्ट वन भी है। न्यूटन के जो है वो टोटल लॉज ऑफ मोशन 3 थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उन बॉडीज को डील करता है, बॉडीज जिनके ऊपर मोशन एग्जर्ट हो रही हो और मोशन बेटे इस अंदाज में एग्जर्ट हो रही हो कि उनमें एक्शन और रिएक्शन का एक प्रोसेस होता है वो हो रहा। अब बेटे यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक्शन और रिएक्शन का प्रोसेस किस तरह जो है वो होता है। लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक को बॉडी एक का नाम दे दिया ए और दूसरी को मैंने नाम दे दिया बॉडी बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉडी ए एक मैंने पर्सन ड्रा की है, एक पर्सन की जो है वो डायग्राम, और बॉडी बी के अंदर मैंने एक ब्लॉक कोई भी बॉक्स ड्रा किया है बी। अब जब पहली बॉडी यानी कि ए दूसरी बॉडी बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो बॉडी बी इस फोर्स के रद्दे अमल में इसके अगेंस्ट एक और फोर्स एग्जर्ट करेगी। बेटे देखें यहाँ पर ये पर्सन ए इस बॉडी बी यानी कि इस बॉक्स पर एक फोर्स एफ एग्जर्ट करता है। इससे हम कहते हैं कि इस पर्सन ने इस बॉडी के ऊपर कोई एक्शन किया है, कोई काम किया है। अब ये बॉडी जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ये इसी एक्शन के रद्दे अमल में, इसी एक्शन के अपोजिट, इसी एक्शन के अगेंस्ट एक और फोर्स एग्जर्ट करेगी जिसको हम रिएक्शन का नाम देते हैं। ये एक्शन और रिएक्शन इन्हीं को डील करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन लाजमी होता है और इसकी दो कंडीशन है, एक्शन और रिएक्शन। ये बात हो गई कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा। अब ये एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होंगे, ये दूसरी बात, और ये ऑपोजिट होंगे, ये तीन बातें हैं जी। कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होंगे। तीसरी बात कि एक्शन और रिएक्शन आपस में ऑपोजिट होंगे, मुखालिफ होंगे। देखें ये जो पर्सन ए इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा था और पर्सन बी इसके अगेंस्ट फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, एक्शन और रिएक्शन है तो सही, अच्छा इक्वल होंगे। जितना वो पर्सन फोर्स लगाएगा इतना ही आगे से ये बॉडी बी उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी या उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट जो है वो एक रिएक्शन फोर्स जो है प्रोवाइड करेगी। जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे रिएक्शन की फोर्स बढ़ती जाएगी, यानी कि ये रहेंगे आपस में इक्वल लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। एक इस डायरेक्शन में होगा, दूसरी इस डायरेक्शन में होगा। तो बेटे इसकी यही एक अहम बात याद रखने वाली है। डेफिनेशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। कि हर एक्शन का हमेशा एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन हुआ करता है। ये स्टेटमेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करती है। अब बेटे इसकी एक अहम बात यह है कि ये एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी के ऊपर एग्जर्ट नहीं हो सकते। ये वैसे तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर किसी को आता है, लेकिन ये बात अगर किसी से पूछी जाए कि एक्शन और रिएक्शन क्या एक बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं, नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्शन एक बॉडी करती है, रिएक्शन उसके खिलाफ दूसरी बॉडी करती है। इट्स मीन कि एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी के ऊपर एग्जर्ट नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एग्जर्ट होते हैं। और इसकी एक और बात कि ये इक्वल होते हैं, एक्शन और रिएक्शन, और ऑपोजिट भी होते हैं। बेटे ये तीन बातें याद रखने वाली हैं। इन्हीं तीन बातों के राउंड अबाउट हम दो तीन एग्जांपल्स देखते हैं, देन हमें ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। तो बेटे एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। बेटे ये आप लोगों ने जब शॉर्ट क्वेश्चन हो तो स्टेटमेंट दे के इसके ये दो नोट लिखकर आप लोगों ने इन तीनों में से कोई एक एग्जांपल जो है अपनी चॉइस से एग्जर्ट कर दे देनी है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन हो तो फिर आप इसको एक्सप्लेनेशन करते हुए या डायग्राम्स बनाकर तीनों एग्जांपल डालेंगे तो ये बात बेहतर रहेगी। बेटे एग्जांपल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी गई है। बेटे ये ब्लैक लाइंस में टेबल ड्रा किया गया है, इस टेबल के ऊपर ये ब्लू कलर की एक बुक रखी हुई है। अब बेटे बुक का अपना एक वेट है। मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं कि वेट क्या होता है। वेट ग्रेविटी होती है,
यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ज़मीन की कशिश लग रही होती है, हम कहते हैं कि वो कशिश, वो पुल फोर्स, वो पुल ऑफ पावर जो है उसको हम वेट का नाम देते हैं W इज इक्वल टू mg। बेटा ये हमने लास्ट टाइम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद वेट को जो है वो डिस्कस किया था कि वेट क्या होता है। वेट, मैस और वेट का जब डिफरेंस पड़ा था तो वेट किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है उसकी मिकदार को हम वेट कहते हैं। तो ये जो बुक इस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, एब्सोल्युटली इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, ग्रेविटी जमीन की जानिब लग रही होगी डाउनवर्ड, इसको हम नाम देंगे एक्शन का। इसको हम नाम क्या देंगे? एक्शन का। अब इस टेबल के ऊपर चूंकि ये बुक पड़ी हुई है, इस टेबल के ऊपर ये जैसे मेरे हाथ के ऊपर ये एक आप मार्कर देख रहे हैं, तो ये मार्कर का अपना वेट है। अब ये वेट क्या है? जिस फोर्स से ग्रेविटी, जिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी जमीन इसको नीचे खींच रही है, अब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और मेरे हाथ इस मार्कर की फोर्स के खिलाफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ इसको अपवर्ड जो है वो धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अब यही टेबल भी यहाँ पर इस बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो पुल कर रहे हैं। अब इसका अपवर्ड धकेलना ये रिएक्शन कहलाएगी। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक वो फोर्स जो कि टेबल इस बुक को ऊपर धकेल रहा है, ऊपर इसने दबाया हुआ है, इसको हम नाम देंगे रिएक्शन का। यही दो बातें यहाँ पर चेक करनी है कि ये इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट भी होने चाहिए। देखें जी, ये अपोजिट तो है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इक्वल भी है। जितनी मिकदार का वेट होगा उतनी ही मिकदार की उस टेबल या उस हाथ का, जैसे मार्कर की एग्जांपल दी है, वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहा होगा। बेटे इस बात से भी ये बात प्रूव होगी इस एग्जांपल से। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एक एयर फिल्ड बालून है, एक गुब्बारा जिसमें हवा भरी हुई है। अब हम इसको अगर फ्री छोड़ दें, इस गुब्बारे को जिसमें एयर फिल्ड है, जिसमें हवा भरी हुई है, इसको अगर हम जो है वो ऐसे खुला छोड़ दें तो बेटे दो काम होंगे। एक तो इस गुब्बारे से जो हवा फिल हुई हुई थी वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी और दूसरा गुब्बारा आगे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। बेटे मैंने क्या कहा है कि एक हमारे पास एयर फिल्ड बालून है, जब इसको फ्री छोड़ दी जाएगा तो इसके अंदर जो एयर थी वो एस्केप आउट हो जाएगी और ये जो बालून था ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। बेटे यहाँ पर हवा का इस बालून से बाहर निकलना ये एक्शन है और इस निकलती हुई बाहर हवा का इस गुब्बारे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलना ये रिएक्शन है। मैंने क्या कहा है कि इस गुब्बारे के अंदर से हवा का एस्केप आउट होना ये एक्शन है और इस एस्केपिंग एयर का बालून को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना ये रिएक्शन है। और ये एक्शन और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, हवा बेटे पीछे की तरफ निकल रही है और गुब्बारा आगे की तरफ जा रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है। शुरू में जब ये हवा तेजी से निकल रही थी तो ये गुब्बारा भी तेजी से भागेगा, जब ये थोड़ी थोड़ी निकल रही होगी तो गुब्बारा भी वो स्लो, यानी कि इसकी स्पीड पर, निकलने की स्पीड पर गुब्बारे की स्पीड का तला क्या है, इट्स मीन कि ये इक्वल भी है और अपोजिट भी है, एक्शन और रिएक्शन। तो बेटे यही दोनों बातें सेकंड एग्जांपल में भी सेटिस्फाई हो गई हैं। अब बेटे थर्ड वन एंड लास्ट वन एग्जांपल्स में भी इन दोनों बातों को प्रूव करते हैं। देखिएगा कि हमारे पास एक रॉकेट है, रॉकेट जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो बेटे उसमें से जो फ्यूल होता है ना वो बर्न करता है, जब फ्यूल जलता है तो उससे हॉट गैसेस एस्केप होती हैं। बेटे ये एग्जांपल ऑलमोस्ट इस एग्जांपल के सिमिलर है, जैसे यहाँ पर एयर एस्केप आउट हुई थी ऐसे ही यहाँ पर गैसेस एस्केप आउट होंगी। बेटे ये साथ में इसका स्टैंड होता है जिसके साथ इसकी सपोर्ट होती है। अब यहाँ पर ये वो मिसाइल है, ये वो रॉकेट है जो कि फायर करना है, जो कि टेक ऑफ हो रहा है। जब ये टेक ऑफ होगा तो इसके अंदर जो फ्यूल था उसकी बर्निंग से इसके अंदर से हॉट गैसेस एस्केप होती हैं। ये हॉट गैसेस डाउनवर्ड निकल रही हैं और इन डाउनवर्ड एस्केपिंग हॉट एयर ने इस रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है। और बेटे इन गैसेस का नीचे निकलना एक्शन कहलाएगा और इस मिसाइल का, इस रॉकेट का अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन हो तो रहे हैं, ये हैं भी इक्वल, यानी कि जितनी गैसेस नीचे निकलेगी इतना ये ऊपर जाएगा। इट्स मीन कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और एक गैसेस नीचे निकल रही हैं
टेल से, बॉटम से, और ये अपवर्ड अपने हेड की जानिब अपवर्ड मूव कर रहा है, इट्स मीन कि ये ऑपोजिट भी है। तो बेटे यही दो बातें सेटिस्फाई हो गई इस एग्जांपल से कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। तो बेटे यही तीन एग्जांपल्स हमने आज डिस्कस करनी थी। तो बेटे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को कंक्लूड किया जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि न्यूटन्स के मुताबिक हर एक्शन का रिएक्शन होगा और एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल और ऑपोजिट होंगे। तो बेटे ये एक्शन और रिएक्शन याद रखिएगा एक बॉडी के ऊपर नहीं हो सकते, इनके लिए दो बॉडी चाहिए होती हैं, यानी कि दो एनवायरनमेंट चाहिए होते हैं। तो ऐसे एक बॉडी के ऊपर हम कहें कि ये मार्कर इसी के ऊपर एक्शन हो, इसी के ऊपर एक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब इसकी इंटरेक्शन किसी दूसरी बॉडी, लेट्स सपोज कि एक मार्कर है दूसरा मेरा हाथ है, दो बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन के बाद एक्शन और रिएक्शन होते हैं, तब हम देखते हैं कि ये इक्वल भी होते हैं और ऑपोजिट भी होते हैं। तो बेटे आज का लेक्चर यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।